जिसका इंतजार आप सबको सुबह से था। देवेंद्र जी आप सामने आ चुके हैं, ज्यादा परिचय के मोहताज नहीं है देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र जी, एक पुराने से शुरू कर रहा हूं मैंने आपका जब पहली बार इंटरव्यू किया, मैं दिल्ली में था, आप घर पे थे, आप सीएम थे, कोरोना का समय था, आपने पूरा बताया था कैसे हुआ, कोरोना पर जीत पाई। दूसरी बार जब मैंने इंटरव्यू किया तो कृषि बिल को लेकर आपको आया था फायर फाइटर के रूप में, तो मैंने आपका आधे घंटे का इंटरव्यू किया था। वो भला अभी टल गई, सरकार फिर बन गई। अब तीसरी बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, एक बार फिर आग लगी है महाराष्ट्र में चुनाव में। क्या इस बार भी ये फायर फाइटर निकाल के लाएगा? देखिए, जितनी आग दूसरों को दिखती है उतनी हमको नहीं नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ऊपर ऊपर लग रहा है लोगों को आग लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा मानता हूं कि लोकसभा के बाद काफी बदला है और एक रियलाइजेशन भी महाराष्ट्र में है कि किस प्रकार से लोकसभा के रिजल्ट्स आए। तो मुझे आज बिल्कुल ये यकीन है कि विधानसभा के चुनाव में हमारी जो महायुति है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और महाराष्ट्र फिर एक बार हमारी सरकार आएगी। महायुति सब इंतजार कर रहे हैं। महायुति से जो भी आपके सहयोगी हैं, उनसे जो सीटों के तालमेल की बातें हैं, उसका इंचार्ज आप हैं, उसकी सारी बातचीत देवेंद्र जी आप कर रहे हो। आपको लगता नहीं इस बार जल्दी थोड़े उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएं ताकि उनको भी टाइम मिले, थोड़ा लोकसभा जैसी देरी ना हो? नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारा तीनों का प्रयास यही है कि लोकसभा के समय यकीनन कुछ देरी हमने की और उसका खामियाजा भी कुछ हद तक हमको भुगतना पड़ा। इसलिए तीनों पार्टियों की ये मानसिकता है कि हम जितने जल्दी अलायंस को पक्का कर पाए और सीटों को डिक्लेयर कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और हमने उसकी कोशिश शुरू कर दी है। हमारी बैठकें भी शुरू हो गई है। देवेंद्र जी, कई बार लोकसभा चुनाव में लग रहा था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है। जो आपके ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके नेता थे, थोड़ा हताश लग रहे थे। उनको लगा था जिन चीज़ों पर हम लोग हल्ला बोल रहे थे, अब उनको डिफेंड कैसे करें। ये चीज़ें तो अब तो लोकसभा चुनाव में आड़े नहीं आएंगी। नहीं, मुझे आप मतलब समझ ही रहे होगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि लोकसभा में कुछ हम लोग कार्यकर्ता के तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे। चूंकि एक माहौल देश में भी था, हम चुनकर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी था, हम चुनकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी क्षमता के साथ हमने काम करना चाहिए था शायद हमने नहीं किया। लेकिन आज कार्यकर्ताओं को भी ये रियलाइजेशन है कि हमने और क्षमता से काम करना चाहिए था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। जो बात आपने कही वो बात भी सही है, क्योंकि मतलब घूम फिर कर कहने की बात नहीं है। हमारे साथ जब एनसीपी आई और अजीत दादा आए तो एक हमारे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक संभ्रम तैयार हुआ कि भाई इतने साल इनके साथ ही हम लड़े और अब इनके साथ वोट कैसे मांगे। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करके उनको वक्त का तकाजा क्या है, किस चीज़ के लिए हमें इनको साथ में लेना पड़ा है, ऐसी सारी चीज़ें उन तक पहुंचाने में शायद कुछ देरी भी हमारी हुई। तो उसके कारण कार्यकर्ता जिस उत्साह से लगना चाहिए था नहीं लग पाया। लेकिन अब वो सारी चीज़ें कार्यकर्ता समझ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब विधानसभा में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पहले देवेंद्र जी की देखने में आता था कि दो ही, कांग्रेस एनसीपी एक तरफ, बीजेपी शिवसेना एक तरफ, बाला साहब और अटल जी होते थे, बाला साहब मोदी जी हो गए। अब लग रहा है तीन पार्टियां इधर, तीन पार्टियां उधर, छोटी छोटी पार्टियां। तो महाराष्ट्र में इतने सारे छोटे छोटे छत्रप, ये महाराष्ट्र की राजनीति क्यों ऐसी खिचड़ी की हो गई है? देखिए, आप अगर देखेंगे तो 1995 के बाद महाराष्ट्र में अलायंस का ही बोलबाला रहा है, और कुल मिलाकर 4 पार्टियां थी, अब 4 की 6 पार्टियां हो गई है, और छोटी मोटी पार्टियां भी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दो ही प्रकार के इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि पोल्स आपको नजर आते हैं। एक सेंटर पोल पर भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ शिवसेना और एनसीपी है,
और दूसरे सेंटर पोल पर कांग्रेस पार्टी है, जिसके साथ पवार साहब की पार्टी और उद्धव जी की पार्टी है। तो इसमें भी अगर आप पूरे महाराष्ट्र को देखिए, पैन महाराष्ट्र, चाहे वो आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, पुराने विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, तो इसमें महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी ये बीजेपी रही है और वो हमेशा रही है। और इस बार भी भले हमारी सीटें कम आई हो, पर आप अगर वोट परसेंटेज हमारा देखेंगे तो हम ही नंबर 1 है। तो इसलिए पैन महाराष्ट्र पार्टी के रूप में बीजेपी है, लेकिन चूंकि एक अलायंस की राजनीति है और कुछ साल वो चलने वाली है, तो मुझे लगता है कि उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो महायुति में तो कोई झोल नहीं आएगा ना, आप मतलब शांति से टिकट का बंटवारा होने वाला है? बिल्कुल शांति से करेंगे, शांति के साथ क्रांति करेंगे। चलो क्रांति का इंतजार करेंगे, लेकिन क्रांति का इंतजार तो देश की जनता को भी होगा। लेकिन जो खिचड़ी की बात जो हम लोग कर रहे थे देवेंद्र जी, अभी जो खिचड़ी बनी है वही चलती रहेगी, या चुनाव के बाद हम उम्मीद करें कि थोड़ा तड़के में परिवर्तन कुछ आएगा, कुछ पुराने लोग वापस आए? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ ये खिचड़ी नहीं है, एक बहुत अच्छा अलायंस हमने तैयार किया है और इसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। हम सब लोग साथ में ही इस चुनाव को जीतेंगे और नई सरकार हम तैयार करेंगे। फिर तो कोई बड़े नंबर 1 पद को लेके कोई नहीं, देखिए, इसमें कोई हम लोगों में नंबर 1 के पद को लेकर कोई तनाव नहीं है। तीनों पार्टियां ये मानती है कि हमारे सारे नेता एक साथ मिलकर इसका निर्णय ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है और शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते हुए हम चुनाव के सामने जाएंगे। मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का प्रमुख होता है, इसलिए हमारे सामने कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। चुनाव के बाद भी क्या करना है, उस समय की परिस्थिति के आधार पर तीनों मिलकर निर्णय करेंगे। मतलब अब मुझे लगता है कि ये महायुति जो है, इसकी युति अभी चलेगी, बिल्कुल अच्छे से रहेगी। एक अब मैंने देखा आपके सोशल मीडिया में, आपके बायोडाटा में लिखा है राम सेवक, कार सेवक और महाराष्ट्र सेवक। तो कुछ और सेवक जोड़ना बाकी है अभी इसमें? नहीं, राष्ट्र सेवक तो हम है ही। जो राम सेवक होता है वो राष्ट्र सेवक होता ही है। और चूंकि मैं कार सेवक रहा हूँ तो मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं कार सेवक को इसलिए वो लिखा है, और महाराष्ट्र की सेवा करने का जिम्मा मिला है तो महाराष्ट्र सेवक तो हुई। तो राजनीति में है, लेकिन कुछ और सेवक बनने की महत्वाकांक्षा होती है। नहीं, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ। देवेंद्र जी, इसमें अब थोड़ा एक महिला को प्रधानमंत्री ने कहा था महिला उनके साइलेंट वोटर्स हैं। आप लोगों ने एक लाडली बहन योजना शुरू की है, अभी इस पर बहुत चर्चा हो रही है देश भर में, काफ़ी इस पर तालियां भी मिल रही हैं और गालियां भी मिल रही हैं। आपने देखा होगा विपक्ष यहाँ काफ़ी बरसा रहा है, गोले बरसा रहा है। तो ये लाडली बहन योजना क्या पहुंचना शुरू हो गई है लोगों तक? दूसरा, क्या ये सफल होगी और कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और जो बाकी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि फिजूल खर्ची हो रही है, तो इस पर कैसे होगा? क्योंकि बीजेपी तो फ्रीबीज के चक्कर में होती नहीं थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब राहुल गांधी कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, तो उन लोगों को कुछ लगता नहीं है। और हम लोगों ने अगर महिलाओं को कुछ देने की कोशिश की तो उसके ऊपर वो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। अभी हम लोगों ने इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। आने वाली 31 तारीख को और 50 लाख महिलाओं के खातों में हम पैसा जमा करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि करीब 2.5 करोड़ तक जो महिलाएं हैं उनके खाते में ये सीधा पैसा पहुंचेगा। और मैं ये ज़रूर मानता हूं कि इसकी सफलता के कारण हमारा विपक्ष बौखलाया है। अभी वो लोग कोर्ट चले गए, एक बार गए, कोर्ट ने नकार दिया, अभी वापस कोर्ट गए हैं और कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन लगाई हुई है। लेकिन वो कितनी भी पिटीशन करे तब भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये केवल योजना मात्र नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री जी की इस बात को मानते हैं कि अगर विकसित भारत तैयार करना है तो विकसित भारत में जब तक हम महिलाओं को अर्थतंत्र के भीतर नहीं लाएंगे, जब तक उनको हमारे अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता। इसलिए हमने केवल लाडली बहन योजना नहीं की, हमने हमारी जो बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी 100% फी उनकी
राज्य सरकार भर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं, कई बार ये होता है कि घर के बेटे को तो पढ़ाने के लिए माँ बाप पैसा खर्च कर देते हैं और बेटी को कहते हैं कि भाई तू तो शादी करके जाने वाली है, तो इसलिए तेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों करे। और बेटियां होनहार होते हुए भी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र में हमने ये तय किया और सभी बेटियों के लिए पूरी उच्च शिक्षा, अभी तक 12th तक तो हम फ्री करते ही थे, लेकिन 12th के बाद भी इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, MBA हो, कोई भी कोर्स वो ले, तब भी उसकी पूरी फी, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ये राज्य सरकार भरेगा। इस प्रकार की योजना हमने लाई। तो मुझे लगता है कि कई योजनाएं जो महिलाओं के लिए हमने लाई है, उन योजनाओं के कारण निश्चित रूप से हमारे अर्थतंत्र के केंद्र में महिलाओं को लाने का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसका उदाहरण ही महाराष्ट्र ने तैयार किया है। इसमें देवेंद्र जी, इसमें एक सुप्रिया सुले ने एक तंज कस रही है बार बार इसमें कि उनका कहना है कि रिश्ते 1500 रुपये में नहीं खरीदे जाते, जो लाडली बहन आप लोगों ने शुरू किया है। आपको लगता है इन सब तमाम आरोपों के बाद ये योजना भी गेम चेंजर साबित होने वाली है? देखिए, इनका प्रॉब्लम ही ये है, ये जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं ना, इनको 1500 रुपये की अहमियत समझ में ही नहीं आ सकती। इनके लिए तो 1500 रुपये कई होटल में जाके चाय पीने के बाद टिप देने की बात है। अरे उस महिला को पूछो जो महिला जब पूरा महीना समाप्त होता है और समाप्ति के समय जब हिसाब लगाती है और उसके ध्यान में आता है कि अब बेटे की फ़ी भरने के लिए पैसा नहीं है, या बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, या कोई छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको तब ये 1500 रुपये की अहमियत ध्यान में आती है। और मैं तो सुप्रिया ताई को और हमारे सारे विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग तंज कस रहे हैं कि आप महिलाओं को खरीद रहे हैं क्या, आप रिश्वत दे रहे हैं क्या, अरे भाई इस प्रकार से हमारी बहनों को या बहनों के प्यार को कोई खरीद सकता है क्या? अगर ईश्वर भी ऊपर से उतर कर नीचे आ जाए और पूरी दुनिया की दौलत भी सामने कर दे, तब भी कोई प्यार और कोई रिश्ता खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए इसको इस प्रकार से आंकना ये बहुत गलत है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक महिला हमको इस दौरान मिली और उस महिला ने कहा कि बहुत आंख में आंसू लाकर कहा, आपने बहुत अच्छी योजना शुरू की। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्यों ये योजना अच्छी लगती है? उन्होंने कहा, देखो मेरे पति खेत में काम करने के लिए जाते हैं और बीमारी के कारण मैं खेत में काम करने में अक्षम हूँ, इसलिए मेरे घर में मैं एक पैसा भी नहीं देती थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि अपना कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है मेरे घर पे। अब ये 1500 रुपये मेरे घर पे आ रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि मेरा कोई ना कोई मेरे परिवार में कंट्रीब्यूशन है और मुझे भी एक सम्मान ये 1500 रुपये के कारण मिल रहा है। तो देखिए, देखने के लिए तो 1500 रुपये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इस प्रकार की महिलाओं को उससे एक सम्मान भी मिलता है और एक प्रकार से आत्मविश्वास भी उनका खड़ा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रिया ताई ने जिस प्रकार का तंज कसा है वो बहुत गलत है। लाडली बहन तो बहुत सारी लाडली बहनों को बहुत सुनकर इसकी खुशी होगी, लेकिन कई मराठी बच्चे लाडला भाई योजना, ये लाडला भाई योजना भी आप लोग लेकर आए हैं क्या या इंट्रोड्यूस कर चुके हैं महाराष्ट्र के बच्चों के लिए? इसमें एक मैं जोड़ना चाहूंगा, जो शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि अब लाडली बहन और लाडली भाई का लाडली पत्नी योजना भी ले आए, वो तंज कस रहे हैं। देखिए, हम लाडली पत्नी योजना इसलिए नहीं लाना चाहते कि उनकी पार्टियों में कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा कौन सी पत्नी के लिए योजना लाए, इसलिए हम नहीं लाएंगे। लेकिन हमने लाडला भाई योजना निश्चित रूप से लाई है और उस योजना के तहत हमारे जो अलग अलग लेवल पर पढ़े हुए बच्चे हैं, इनको नौकरियां मिले, इनको एक्सपीरियंस मिले, इसलिए एक अप्रेंटिसशिप की योजना हमने शुरू की है, जिसमें कोई भी स्थापना उनके जो उनका स्टडीज़ है उसके हिसाब से अगर उनको नौकरी देती है तो 10,000 रुपये तक का उनका जो पगार है, उनका जो वेतन है, वो वेतन हम राज्य सरकार की ओर से 1 साल तक देते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि 1 साल में वो अच्छा काम करे तो उनको वही नौकरी मिलेगी। अगर किसी कारण से वहाँ नौकरी उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाई
तो जो एक्सपीरियंस उनको मिला है, आज ये भी होता है ना, कोई कहीं नौकरी मांगने जाता तो उसको पूछते एक्सपीरियंस है क्या, तो ये एक्सपीरियंस 1 साल का जो उसके पास होगा, या तो स्वयं रोजगार कर पाएगा या कहीं और नौकरी ले पाएगा। तो इस प्रकार की योजना भी हमने शुरू की है। 10 लाख युवाओं को इस प्रकार से हम लोग नौकरी दे रहे हैं। देवेंद्र जी, ये ऐसी योजनाएं हैं, एक जमाने में बीजेपी बचती थी कि हमें फ्रीबीज नहीं देनी है, हमें फ्रीबीज नहीं देनी है, हमें पैसे नहीं बांटने हैं। ये योजना है, आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार अगर आप लोग चुन के भी आते हैं तो ये सस्टेन कर पाएंगे फाइनेंशियली? आप लोगों ने सारा कैलकुलेशन कर लिया? जी हाँ, हमने पूरा कैलकुलेशन करके ही इसको तैयार किया है। ये सारी योजनाओं के लिए जो पैसा लगता है वो कहाँ से हम खड़ा करेंगे, हमारे पास कितना आता है, हमारा आउटगो क्या है, हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद ही इन योजनाओं को हमने लागू किया है। इसलिए हम निश्चित रूप से इन योजनाओं को सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 2-4 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी। जैसे लोकसभा चुनाव में याद होगा प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा था, उसको लेकर किसानों में बड़ी नाराजगी हुई थी। तो कहा गया था कि एक फैक्टर था कि किसान आपसे दूर हो गया। क्या हम माने कि अब इन 4-5 महीनों में किसानों की नाराजगी अब दूर हो चुकी है? देखिए, ये बात सही है कि प्याज की निर्यात बंदी के कारण एक नरेटिव तैयार हो गया था जिसमें किसानों की नाराजी हमको भुगतनी पड़ी। और कुल मिलाकर केंद्र की सरकार हमेशा ये विचार करती है कि अपने पास कुल मिलाकर देश में प्याज की कितनी अवेलेबिलिटी होने वाली है, हमको कितने प्याज की आवश्यकता है, और उसके आधार पर फिर एक्सपोर्ट करना कि नहीं, इसका विचार करती है। क्योंकि हमने पुराने समय ये भी देखा है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में उससे दुगने दामों में हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया, हमने कई ईरान से इंपोर्ट किया। तो ये परिस्थिति हमारे ऊपर ना आए, इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए। लेकिन किसानों का भी हम उनको भी दोष नहीं दे सकते। उनको लगता है कि भाई अगर निर्यात शुरू रहती है तो उनको डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है। फॉर्चुनेटली अभी आप देखें तो मार्केट का भाव बहुत अच्छा है। अभी तो 3700 रुपये तक भाव चला गया है। तो इसलिए अभी और केंद्र ने भी कुछ शर्तें तो रखी है, लेकिन निर्यात को भी परमिशन दी है। तो मुझे लगता है कि अभी इस प्रकार से उस चीज़ को लेकर कोई किसानों में प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक और चीज़ है, बीच में आपको याद होगा आपने भी एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि बांग्लादेशियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। नवी मुंबई में 5 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे, एक बड़ा क्राइम हुआ था, आप खुद भी स्पॉट पर गए थे। तो क्या फर्जी दस्तावेज भी बन रही है, आपने उस समय में माना था, तो कैसे, क्या कमी रह गई है, कैसे इस फर्जी दस्तावेज को दूर करेंगे और कैसे प्रशासन ऐसी चीज़ों पर काबू में रखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी सिटीजन्स यहाँ घुसे उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम डिपोर्ट करें। अपने देश में प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो बॉर्डर है बड़ी है, वो थोड़ी पोरस भी है, और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के सरकार का रवैया रहा है, एक प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ये बांग्लादेशियों के लिए वेलकमिंग इस प्रकार के रवैये के साथ वहाँ काम करती रही है। और फिर ये लोग आकर केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बसते, वहाँ तो कोई उद्योग है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में इनको रोजगार तो मिलता नहीं है। तो ये लोग फिर मुंबई आते हैं, दिल्ली जाते हैं, जिन शहरों में रोजगार है उन शहरों में जाते हैं, फिर लोकल्स का रोजगार समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि इस प्रकार से, और धीरे धीरे यही लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं, क्योंकि कोई स्टेक्स तो होते नहीं है। तो ड्रग डीलिंग में भी ये लोग हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में भी है। इसलिए हमने बहुत कड़ाई के साथ लगातार हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, ताकि जहाँ पर भी हमको ये ध्यान में आए कि अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं, हम लोग उनको पकड़ते हैं, उनको डिपोर्ट करते हैं। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र चुनाव में एक मराठा आरक्षण का ही मुद्दा बहुत है, कंट्रोवर्शियल है। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मुद्दा बहुत जोर से पकड़ा, और जरांगे साहब जो लगातार इसकी मुहिम चला रहे हैं वो काफ़ी कुछ आपको ही निशाने पर रखे रहते हैं। ये मुद्दा ठंडा हो रहा है, आप लोगों ने इसको सुलझाने की दिशा में प्रयास किया है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं ऐसा नसीबवान आदमी हूँ कि विपक्ष का कोई भी नेता हो
उसको दिन में भी मैं दिखता हूँ, रात में भी मैं ही दिखता हूँ। मेरे नाम के सिवाय न उनका भाषण शुरू होता है, न उनका भाषण समाप्त होता है। जहाँ तक मराठा आरक्षण की इस सारी मुहिम का सवाल है, तो हमारी सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया है और वो कंटिन्यूड है। हाँ, वो चैलेंज हुआ है, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया है। और अभी हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एक ड्राइव लिया लोगों को रिक्रूट करने का। ये सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव में 10% मराठा आरक्षण हमने रखा। अभी जितना हमारे एडमिशन हुए उसमें भी 10% रखा। अब उनकी जो मांग है, वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में आप आरक्षण दीजिए। अब मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि मेरे ऊपर तंज कसा जाता है या मेरे ऊपर आरोप किए जाते हैं। मैं तो खुले आम और आपके भी नेशनल टीवी से सवाल पूछता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी या कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करके दिखाए। अगर उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुलेआम ये बताए कि भाई मराठा समाज को ओबीसी में लिया जाए। ये जो जरांगे पाटिल इन्होंने मांग रखी है, इस मांग पर उनकी पार्टी की भूमिका क्या है, नहीं बता सकते। ये डुप्लीकेट काम चल रहा है। मराठा समाज को एक प्रकार से ये लोग सब बरगलाने का काम कर रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें धीरे धीरे मराठा समाज को भी समझ रही है। इसलिए इसको चुनावी मुद्दा अगर हम माने, तब भी मैं ये मानता हूं कि मराठा समाज हमारे साथ रहेगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने मराठा समाज के लिए अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया था। मुझे इस बात का गर्व है कि उसके माध्यम से पिछले 6 सालों में 1 लाख मराठा उद्यमी हमने तैयार कर दिए और आज वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है। हमने सारथी जैसी व्यवस्था खड़ी की तो मराठा समाज के जो युवा है वो आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपीएससी में पास हुए, वो डॉक्टरेट किया, वो प्राध्यापक बने। ये सारी व्यवस्था हमने की है, लोगों ने इस चीज को देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से जरांगे पाटिल के पीछे छुपकर हमारे विरोधी तीर चलाना चाहते, ज्यादा समय चला पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब जरांगे साहब की बात हुई तो मैं कुछ बयान में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। देवेंद्र जी, फडणवीस साहब ने और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नशे में चूर बंदर, एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जो दिल्ली में बैठे लोगों के निर्देश पे बोल रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी पर मुझे तरस आता है। एक समय था हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मातोश्री पर बैठते थे और दिल्ली के सारे नेता मातोश्री पर आते थे। अब उद्धव जी को 3 दिन दिल्ली जाकर बैठना पड़ता है, सोनिया जी की अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना पड़ता है और सोनिया जी को जब मिलते तो सोनिया जी फोटोग्राफ भी नहीं निकालने देती, बिना फोटोग्राफ के उनको लौटना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर बोलने की जगह, हम तो नेशनल पार्टी है ही और हम लोग दिल्ली जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, ममता जी भी जाती है, देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए विपक्षी नेता भी जाते हैं, सारे मुख्यमंत्री जाते हैं। क्योंकि अगर अपने प्रदेश का विकास करना है तो देश के प्रधानमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो लाचारी के तहत एक लाचार बनकर आप जब सोनिया जी के पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए और वहां से कहते हैं कि नहीं हम आपको नहीं कर सकते, तो अब मुझे बताइए लाचारी कौन कर रहा है? लेकिन वही मैंने रिसर्च कर रहा था, मैं देखा इतने सारे कमेंट्स हैं वन लाइनर्स आपके खिलाफ। मेरी गुगली में फंसे फडणवीस, शरद पवार कह रहे हैं, मैं खटमल को चुनौती नहीं देता, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको एक पर्सनल अटैक जब आप पर होता है? मुझे इसकी आदत है। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। और देखिए, कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे
तो ये लोग सिर्फ बोलने में है, सिर्फ बातों में है। और हम तो हिंदी में कहते हैं जो गरजते वो बरसते नहीं है। ये गरजने वाले लोग हैं, हम बरसने वाले लोग हैं। देवेंद्र जी, अब सारी हम लोग तो दिल्ली से हैं, हम एक ही सवाल का जवाब तो जानना चाहेंगे जो शायद दिल्ली के लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी। मीडिया में दिल्ली में चारों तरफ बड़े जोर की चर्चा है कि देवेंद्र जी दिल्ली आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष बन के। देखिए, ऐसी चर्चाएं चलते रहती है। मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि कुछ खबरें ऐसी होती है कि जिस समय खबर देनी है जगह भी बाकी है और कोई खबर नहीं है, तो उस समय ऐसी खबरें चलाई दी जाती है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी पार्टी को ये पता है मेरी महाराष्ट्र में क्या ज़रूरत है, इसलिए मेरी पार्टी मुझे महाराष्ट्र में रखेगी, मैं महाराष्ट्र में रहूँगा। लेकिन जिस दिन मेरी पार्टी कहेगी आपको दिल्ली आना है, दिल्ली जाऊँगा। मेरी पार्टी कहेगी नागपुर जाके आप घर में बैठो, तो घर में बैठूंगा। मैं पार्टी का सोल्जर हूँ, लेकिन इतना पक्का कहता हूँ कि अभी जो आपने बात कही है वो र्यूमर है, उसके ऊपर आप विश्वास मत रखिए। तो मैं जाते जाते मैं बोलूँगा, इस 3 साल में तीसरा इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार बाकी 2 में तो आप सफलतापूर्वक निकल आए, और शुभकामनाएं कि इस तीसरी बार भी मेरे इंटरव्यू के बाद आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। शुभकामनाएं, धन्यवाद।